हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। जब हम सभी छोटे थे तो भारत के बहुत सारे नाम हम सबको रटाए जाते थे, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भरतखंड। लेकिन जब यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू की और भारत के संविधान को सबसे पहले पढ़ा तो अनुच्छेद 1 में ही, यानी कि पहले अनुच्छेद में ही लिख के आता है इंडिया दैट इज भारत। तो पता चला कि भारत का जो संविधान है वो इंडिया और भारत दो नामों की स्वीकृति देता है। लेकिन विगत कुछ वर्षों से इंडिया और भारत इन दो नामों को लेकर बड़ा ही संशय शुरू हो गया है। जब G20 की हम बात करते हैं तो उसमें जो इनविटेशन गया वहां पे प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख के गया था, जबकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिख के जाता है, और उसके बाद से ये बहस लगातार चल रही थी। अभी एक दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस पे देवदत्त पटनायक का एक आर्टिकल आया। बेसिकली हम उसकी ही समरी करेंगे और इस बात को देखेंगे कि जितने भी भारत के नेम हैं, यानी नाम है, उन नामों में ज्यादा मुकम्मल नाम कौन सा है और दरअसल हर नाम का अर्थ क्या है। और अगर भारत के नागरिक होने के नाते, संविधान सम्मत प्रक्रिया को फॉलो करने के नाते हमें किसी एक नाम को चुनना हो तो हम किस नाम के साथ जाएंगे, या क्या एक ही नाम चुनना जरूरी है। हम इन सब पर विस्तार से बात करेंगे, तो अंत तक जरूर देखिएगा कि भारत बनाम इंडिया नामों की यात्रा क्या रही भारत की। मेरा टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम, स्कैन करके जुड़ जाइए। पीडीएफ यहीं पे आपको प्राप्त होगा। हर क्लास के बाद मैं पीडीएफ यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए, अब देखिए हुआ क्या था कि G20 में जो प्रेसिडेंट ऑफ भारत थे उस नाम से, जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनका प्रेसिडेंट ऑफ भारत नाम से जो इनविटेशन गया था, तो अब इस बाबत लोगों में एक चर्चा शुरू हो गई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत के जो वर्तमान नाम को आप धूमिल करते हुए जो इंडिया है पुराने नाम के पीछे भागे जा रहे हैं बिना किसी तर्क के। ये विपक्ष का आरोप था। विपक्ष क्या कहता है कि विपक्षी गठबंधन द्वारा अपना नाम इंडिया रखना बनाम सत्ता पक्ष द्वारा भारत पर जोर दिया गया। मूल प्रश्न क्या है कि यह केवल नाम का बदलाव है या हम राष्ट्रीय अस्मिता का पुनर्निर्धारण कर रहे हैं, क्योंकि वैश्विक स्तर पे आपको इंडिया नाम से ही ज्यादा जाना जाता है। देश की जो ब्रांड वैल्यू है वो इंडिया नाम से ज्यादा है। तो इस पे अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका क्या रुख होना चाहिए, तो इस वीडियो के दौरान आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, संवैधानिक आधार मैंने बताया, अनुच्छेद 1 किसकी बात करता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, है ना। तो भारत का संविधान क्लियर कर देता है कि दोनों ही नाम यानी कि इंडिया और भारत हैं। तो संविधान से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या हो सकती है। आप सबको ठीक ठाक उत्तर मिल भी गया होगा, लेकिन कहानी यहीं पे नहीं रुकती है। हम कुछ और नामों पे भी विचार करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो मिल हुआ है, आपने जब इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के विकास को देखा होगा तो आपने सुना होगा मेलुहा का शब्द। और कुछ बड़े फेमस राइटर हैं जैसे अमीश त्रिपाठी, उन्होंने अपनी किताब जो है मेलुहा नाम से निकाली थी। तो यह तय हुआ कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो क्षेत्र था वो मेलुहा नाम से जाना जाता था। तो मेलुहा नाम पहला था। मेसोपोटामिया के कीलाक्षर अभिलेख में इस यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्षेत्र का नाम मेलुहा नाम से प्रस्तुत होता है। पहचान क्या कि किसी राष्ट्र का नाम नहीं बताया जा रहा था, बल्कि एक व्यापारिक गंतव्य है जहां पे जाके आपको व्यापार करके आना था। तो मेलुहा नाम तो है, लेकिन ये एक व्यापारिक गंतव्य का नाम था, यानी कि ट्रेड डेस्टिनेशन का नाम था। ठीक है, निर्यात क्या क्या, मोती, हाथी दांत, इमारती लकड़ी और विदेशी जानवर हम निर्यात किया करते थे। अच्छा, निष्कर्ष क्या था कि विश्व इतिहास में भारत की पहली पहचान बाजार और व्यापार के माध्यम से बनी। और हम सबको पता है, जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की उन सील्स को देखते हैं, जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में पोर्ट्स को देखते हैं और भारत में जो व्यापार था उसको देखते हैं, तो इस बात को लेके एकदम श्योर हो जाते हैं कि व्यापार के मामले में भारत बहुत ज्यादा बड़ा देश था और बड़ी डेस्टिनेशन थी। अगला जो नाम है जम्बूद्वीप। अब जम्बूद्वीप, जम्बू तो मतलब पता है जामुन को कहते हैं, और आपने तमाम श्लोकों में पढ़ा होगा कि कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम उमाशुतम शोक विनाशकारकम। या यहाँ पे है कि जैसे हमने देखा कि जो जामुन के जो वृक्षों का देश है उसको जम्बूद्वीप कहा गया। आपको पता है ना कि सबसे अच्छी क्वालिटी के जामुन भारत में होते हैं और इसीलिए इसकी बात की जा रही है। तो इसका क्या नाम था, ये ब्रह्मांडीय पहचान थी। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले जामुन के वृक्षों का देश। सम्राट अशोक के अभिलेखों, पुराणों और बौद्ध ग्रंथों में इसको जम्बूद्वीप के नाम से जाना जा रहा है। तो इसका मतलब ये नाम भी प्रचलित है, दिखता है। ठीक है, भौगोलिक दृष्टि से या राजनीतिक सीमाओं से नहीं बल्कि प्राकृतिक सीमाओं, पर्वत और सागर के हिसाब से ये बटा हुआ है ना। और महत्व क्या, यह नाम चक्रवर्ती क्षेत्र और मनुष्यों के निवास स्थान का प्रतीक था, जहां पे तमाम अशोक जैसे बड़े राजा राज्य किया करते थे। तो ये जो नाम है यानी कि जम्बूद्वीप जो है, ये जो लिखा है प्राकृतिक सीमाओं के
डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है, जहां पे कुछ विशेष प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां बहुत ज्यादा पाई जाती थी जम्बूद्वीप की बात की जाए। अगला है आर्यवर्त। निश्चित तौर पे आर्यवर्त में आपको पता होगा कि आर्यों से जुड़ा हुआ है ना, तो श्रेष्ठ जनों यानी कि आर्यों, जिनको हायर रेस का व्यक्ति कहा जाता था, उनके निवास स्थान से जुड़ा हुआ ही है ना। हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच की जो भूमि है उसे हम आर्यवर्त कहते हैं, इसको ही वहां पे मेंशन किया गया है। विशिष्टता, यह क्षेत्र जाति या भाषा नहीं बल्कि यज्ञ और ब्राह्मणों के सम्मान की संस्कृति से परिभाषित होता था। ठीक है, तो जब हम ऋग्वैदिक काल की बात करते हैं और लेटर ऋग्वैदिक काल यानी कि उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं, तो दोनों समय हमें ये आर्यवर्त और आर्य से जुड़े नाम जो है बहुत ज्यादा प्रचलित मात्रा में दिखते हैं। सीमा क्या, यह एक कर्मकांडीय हृदय भूमि यानी कि रिचुअल हार्टलैंड्स थी, न कि पूरा उपमहाद्वीप। वो क्षेत्र जो नॉर्थ इंडिया का क्षेत्र था, जहां पे दरअसल इस प्रकार के लोग विभिन्न प्रकार की कर्मकांडीय चीजों से जुड़े होते थे, धार्मिक कार्यों से जुड़े रहते थे, और वहां पर उन्होंने अपने समस्त क्षेत्र को बसाया। उन्हें आर्य कहा गया, उनके क्षेत्र को आर्यवर्त कहा गया। जो इसमें द्रविड़ियन थे वो नीचे कटे हुए थे, उनका इससे बहुत ज्यादा सिंबॉलिक लेना देना नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने टाइम भी दिया हुआ, तो आप इसको देखते जाइएगा। ठीक है, उसके बाद 300 BC से आगे देखा जाए तो भारत नाम बड़ा प्रचलित होता है। भारत नाम के आगे भी देखा जाए तो वैदिक काल से लेकर महाभारत काल से लेकर साम्राज्यों के विस्तार तक अगर हम देखें तो भारत एक प्रमुख जन ट्राइब के नाम से, जो भरत ट्राइब है, आप सबको पता है कि महाभारत जो है वो भरत ट्राइब का जो महायुद्ध था उसके हिसाब से डिग्निफाई किया जाता है। ठीक है, तो महाभारत काल एक कुरु वंश और नैतिक अवधारणा में परिवर्तित हुआ। साम्राज्य बात की जाए तो राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत जो है उनसे भी इस नाम को बताया गया। तो इसका मतलब क्या है कि भरत ट्राइब, महाभारत का युद्ध और शकुंतला और दुष्यंत के जो पुत्र है भरत, इन तीनों नामों को मिला के जो भारत है वो बड़े स्तर पर पूरे विश्व में प्रचलित हुआ। ठीक है, खारवेल के अभिलेखों की बात की जाए तो भारत का प्रयोग गंगा घाटी के लिए किया गया। यह शक्ति, विजय और राजनीतिक विस्तार के माध्यम से पूरे उपमहाद्वीप में फैला। इसका मतलब क्या है कि जब हम भारत के नाम पे आते हैं तो भारत के नाम को लेकर 3 अलग अलग उपमान मिलते हैं, एक भरत ट्राइब का, दूसरा महाभारत के युद्ध का, और तीसरा जो शकुंतला और दुष्यंत के सुपुत्र थे भरत, उनके नाम पे, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो शेर के मुंह खोल के उनके सारे दांत गिन लिया करते थे, उनके नाम पे। तो इन तीनों वजहों से भारत नाम बड़ा प्रसिद्ध हुआ। फिर आ जाते हैं हिंद और इंडिया के बारे में। हम सबको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ सिंधु नदी है, कहीं ना कहीं जब हम आगे जाते हैं तो ये फारसी में स ह में बदल जाता है और सिंधु का हिंदू हो जाता है, और बाद में जाके यूनानी और ब्रिटिशर्स के प्रभाव में इसको इंडोस या इंडिया नाम से प्रचलित किया जाता है और फेमस हो जाता है। ठीक है, तो ये नदी के नाम से भौगोलिक पहचान बनी। मध्यकाल यानी कि 1000 ईस्वी के बाद से हिंदू शब्द ने धार्मिक पहचान का रूप ले लिया, है ना। भाई हम सबको पता है कि वो धर्म जिसको सनातन या वैदिक धर्म कहा जाता था उसको हिंदू धर्म कहा जाने लगा, है ना। आधुनिक काल में ब्रिटिश शासन में इंडिया अंतर्राष्ट्रीय और आधिकारिक नाम बना। तो जब से भारत पे अंग्रेजों का शासन हुआ तब से भारत का नाम प्रॉपर इंडिया ही रहा, और उसके बाद से अभी भी जो ऑफिशियल हमारा नाम है वो इंडिया नाम से ही प्रचलित है। ठीक है, तो कुल मिला के हमने मेलुहा को देखा, जम्बूद्वीप को देखा, आर्यवर्त को देखा, भारत को देखा और इंडिया को देखा। लेकिन 1949 में बहस होती है कि दरअसल वास्तविक नाम क्या होना चाहिए। ठीक है, सेठ गोविंद दास ने कहा कि भारत मुख्य नाम होना चाहिए, ठीक है, इंडिया केवल अनुवाद होना चाहिए। हरि विष्णु कामत ने कहा कि आयरलैंड, आयर के तर्ज पर स्वतंत्रता के बाद भारत का नाम कुछ बदल देना चाहिए। इसे बड़े स्तर पे बहुत सारे देशों का नाम बदला है। हरगोविंद पंत ने कहा कि इंडिया विदेशी शासकों द्वारा थोपा गया शब्द है, विदेशी शासकों द्वारा थोपा गया शब्द है। ठीक है, और अंतिम निर्णय क्या कि डॉक्टर अंबेडकर साहब और जो डॉक्टर अंबेडकर साहब और जो मसौदा समिति यानी कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, उन्होंने इस बात पे काफी विचार विमर्श किया और क्या कहा कि इंडिया दैट इज भारत, एक सबसे बेहतर संतुलित जो नाम होगा वो इंडिया दैट इज द भारत चुना जा सकता है, और इसको ही बाद में भारत के संविधान में रखा गया। ठीक है, अब क्या है कि 2016-2020 में जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास ये बात गई कि भारत का नाम भारत होना चाहिए। ठीक है, इंडिया शब्द हटाया जाए, सिर्फ भारत रखा जाए, जिसको खारिज कर दिया गया। तर्क क्या है कि संविधान में भारत और इंडिया दोनों पहले से मौजूद हैं और इसलिए नाम बदलने की कानूनी आवश्यकता हमें नहीं है, नाम बदलने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा अनुच्छेद 52 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा है, अनुच्छेद 394 में हिंदी अनुवाद में भी प्रामाणिकता सुनिश्चित की गई है। तो इसका मतलब क्या कि इंडिया और भारत दोनों को संविधान ने एक बराबर माना है। इंडिया को पहले लिखा है, इसका यह मतलब नहीं कि इंडिया ही बड़ा है, दोनों में से किसी भी नाम को आधिकारिक नाम माना जा सकता है ना।
खैर, अगर हम देखें भारत के पक्ष में तर्क क्या है, तो कहीं ना कहीं इंडिया नाम औपनिवेशिक दास्ता का प्रतीक है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि अंग्रेजों का दिया नाम है, हमको इससे बचना चाहिए। अच्छा, एक बात और बहस हो गई कि जब इंडी अलायंस जो था, जिसको इंडिया कहा जा रहा है, उसको वो अलायंस होने के बाद भी कहीं ना कहीं भाजपा और जो अनुषंगिक संगठन थे, उन्होंने भारत के नाम की मांग को पुख्ता किया, जबकि पहले इस प्रकार की मांग कुछ हो नहीं रही थी, है ना। खैर, भारत नाम का संबंध हजारों साल पुराने इतिहास, पुराणों और जनमानस से है ना। उसके अलावा स्वदेशी स्वाभिमान, जब भी हम भारत में स्वदेशी आंदोलन या विदेशी कपड़ों की होली जैसे विषयों को सुनते हैं, तो राष्ट्रीय गौरव और भाषाई अस्मिता की पुनर्स्थापना के लिए हम इस नाम यानी कि भारत को बहुत ज्यादा याद करते हैं। बात करें इंडिया के पक्ष में तर्क, तो एक ब्रांड वैल्यू के तौर पे अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय संधियों, व्यापार और कूटनीति में इंडिया ही एक नाम स्थापित है। विश्व के मैक्सिमम देश, लगभग 99% देश भारत को इंडिया के नाम से ज्यादा जानते हैं। दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में इंडिया शब्द अधिक स्वीकार है। पूर्वोत्तर में और दक्षिण में लोग इंडिया नाम को ज्यादा स्वीकारते हैं भारत की बजाय। और नाम बदलने में क्या है कि पासपोर्ट, मुद्रा, दस्तावेजों में बहुत खर्चा होगा, और इस प्रकार के बहुत सारे खर्चों को भारत विगत कुछ वर्षों में कई बार देख चुका है, और इससे बड़ा ही नुकसान भी होता है, न सिर्फ हमारे पैसे का बल्कि बहुत सारे रिसोर्सेस का। खैर, अगर हम देखें कि अनेकता में एकता एक निष्कर्ष के तौर पर बढ़े तो क्या है कि मूल नाम की खोज व्यर्थ है। भारत का कोई एक मूल नाम नहीं है, सिर्फ लेयर्स हैं, अलग अलग लेयर्स हैं, अलग अलग समय पे अलग अलग नाम ज्यादा प्रचलित था। लेकिन इस समय जो लोकतंत्र, गणतंत्र भारत है, इसका नाम इंडिया और भारत दोनों ही मुकम्मल तौर पे है। जैसे शशि थरूर ने कहा कि दोनों नामों का अपना महत्व है, इंडिया की ब्रांड वैल्यू है और भारत की ऐतिहासिकता, दोनों का उपयोग हमें करना चाहिए। इंडिया दैट इज भारत केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता की बहुलता का क्या है, एक उत्सव है। और आप भी जब अपने प्रश्नों के उत्तर में लिखेंगे तो आप इंडिया दैट इज भारत को ही मेंशन करेंगे, किसी अन्य नाम के पीछे भागने का कोई सेंस है नहीं। हाँ, ये जरूर है कि जब हम ऐतिहासिकता की बात करें, इतिहास की बात करें, संस्कृति की बात करें, तो हम बात कर लेंगे जम्बूद्वीप की, आर्यावर्त की, इन सभी नामों की हम बात कर लेंगे, मेलुहा की बात कर लेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। यूपीएससी परीक्षा के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। कल भारत ने पाकिस्तान को बड़े अच्छे से रौंदा है, भारत क्वालिफाई कर गया ग्रुप 8 के लिए, और भारत की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो इस वर्ल्ड कप को जीतें, और पहली बार ऐसा साबित हो कि जो डिफेंडिंग चैंपियंस हैं वो वर्ल्ड कप दोबारा से जीत रहे हैं। तो आज भर के लिए, यानी कि आज रात के लिए हमारे यहाँ पे विक्ट्री सेल चल रही है, यानी कि जो हमारे जितने भी कोर्सेज उसमें आपको देख रहे हैं भर भर के डिस्काउंट मिल रहा है। तो आज रात तक में जो मेरा कोड है विकास लाइव, उसका प्रयोग करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं। आज रात के बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। ये हमारे 2027 के बैच, 2028 के बैच दोनों के लिए लागू है। और बता दें कि इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों माध्यम में बैचेस हमारे अवेलेबल हैं। बाकी आप हिंदी साहित्य की बात करें अगर ऑप्शनल की, तो उसके लिए भी विक्ट्री सेल आज लग रही है, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट उस पर प्राप्त होगा। बाकी दिस इज माई टेलीग्राम एंड दिस इज माई इंस्टाग्राम, आप स्कैन करके यहाँ पे जुड़ जाइए, यहाँ पे ही पीडीएफ आपको प्राप्त होगा। इस विषय पे आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।